नमस्कार, मैं हूँ राधिका अग्रवाल फिर से एक बार इन दिस फेसबुक लाइव विद हेल्पफुल डॉक्टर्स। आज हमारे साथ डॉक्टर्स की एक जोड़ी, एक बहुत ही फैंटास्टिक सी जोड़ी होने का था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एन इमरजेंसी ओटी डॉक्टर सुमिकेश हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं है। बट नेवरदलेस वी हैव डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। हेलो सर। सर और सुमिकेश सर दोनों ने मिलकर काफी सारे, उनकी जोड़ी ने काफी सारे टुगेदर दे हैव एक्चुअली सक्सेसफुली हैंडल्ड अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ऐसे ही टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गैस्ट्रिक कैंसर और स्टमक कैंसर बोल सकते हैं। सर, व्हाट इज गैस्ट्रिक एंड स्टमक कैंसर? देखिए, मैं पहले बताना चाहूंगा कि हमारा स्टमक, ये खाने की नली और पाकस्थली या स्टमक जो बोलते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ अपर डाइजेस्टिव सिस्टम। जी। अब स्टमक एक इंटीग्रल पार्ट है, बिकॉज जो भी खाना हम खाते हैं वो स्टमक में जाता है, स्टमक में प्रोसेस होता है, प्लस स्टमक एसिड प्रोडक्शन करता है, जिसके लिए वो डाइजेशन का प्रोसेस वहां से स्टार्ट होता है। एज वेल एज बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स हैं जो भी एब्जॉर्प्शन शुरू होते हैं, दैट स्टार्ट्स बेसिकली फ्रॉम द स्टमक। सो स्टमक का एक मेन रोल है, देन वो प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड करता है खाने को, जहां आगे इंटेस्टाइन में जाती है। यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट आता है स्टमक का कैंसर। बहुत सारे लोग हैं जो मिलते हैं जिनको दिक्कत होती है, यूजली प्रेजेंट होते हैं लेट सिम्टम्स लेके, उसमें आइडेंटिफाई होता है कि उनको कैंसर हुआ है। तो अब स्टमक कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करना चाहूंगा। सर, रिस्क फैक्टर्स क्या है इसके? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है आज की जनरेशन में जो हमारे यहाँ पे हो गया प्रोसेस्ड फूड या प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं। बहुत सारे लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, प्रिजर्वेटिव खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड हो गया, एज वेल एज स्पेशली मेल हो गए या एल्डरली पर्सन हो गए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर ये आप ये बोल सकते हैं एशियन पॉपुलेशन लाइक जापानीज, कोरियन, नॉर्थ अमेरिकन, दे हैव हाई प्रोपेंसिटी ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर। इवन ये जैसे आप बोलते हैं, एक तरह की हम बीमारी बोलते हैं दैट इज लिम्फोमा, उसमें भी एक प्रोपेंसिटी रहती है कैंसर फॉर्मेशन होने की। एंड जिनकी फैमिली में कैंसर रन होता है, दे आर ऑल्सो एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्टमक कैंसर। काइंड ऑफ जेनेटिक। जी बिल्कुल। बहुत बार देखा गया है कि पेशेंट्स आते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं कोई कैंसर की हिस्ट्री रही होती है, एंड दे प्रेजेंट कि इनको दिक्कत हो रही है, खाने में प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाने का वोमिटिंग है या खाने का पेट फूल जा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे सिनेरियो में जब हम डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि उसको कैंसर है। एंड मोस्टली जब प्रेजेंटेशन होता है इन सब चीजों का, जो हमने देखा है, ये प्रेजेंटेशन यूजली जो भी होता है तो और लेट आउटकम में होता है, उनका मतलब ऑलरेडी वो डिले होके स्प्रेड होने की फेज में पहुंच चुके होते हैं। यूजली का जो प्रेजेंटेशन आता है उसमें ऐसे ही रहता है, पेशेंट्स आएंगे, नॉर्मली आपको ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं जो देखा गया है। नॉर्मली होता है पेशेंट्स जो भी सिम्टम लेके आए, दैट मीन्स इट इज ऑलरेडी एडवांस स्टेज और लोकली एडवांस स्टेज। नॉर्मल ऐसे हेल्दी या फिर इनिशियल स्टेज में, स्टेज 1 और 2 में डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कैंसर के ऐसे जस्ट बेसिक चीज में, कैंसर एक तरह से क्या, इट इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। हमारी जो स्टमक की लेयर रहती है उसमें 4 लेयर रहती है। जो 4 लेयर रहती है उनमें से लेयर, अंदर की लेयर से या बाहर की लेयर से जिस तरह होता है इनिशिएशन होता है ट्यूमर फॉर्मेशन का, एंड दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, इट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। एंड ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को ही कैंसर बोलते हैं। ये अलग अलग जगह में अलग अलग चीजें रहती है। स्टमक का अगर एक एनाटॉमी हम जैसे नॉर्मली बोलते हैं, उसका कार्डियक एंड होता है, जो कार्डियो जंक्शन मतलब पाकस्थली और खाद्य नली का जंक्शन पे होता है, वो एरिया हो गया। साथ में उसका बॉडी रहता है, साथ में उसका एंड का पार्ट जो एंट्रम बोलते हैं वो रहता है, एंड द आउटलेट जो है स्टमक का, दैट इज कॉल्ड पाइलोरस। तो अलग अलग तरह के अलग अलग कैंसर अलग अलग पोजीशन में आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी पोजीशन में इधर ग्रो करेगा ट्यूमर, और उस तरह से उस हिसाब से सिम्टम्स रहते हैं। किसी के सिम्टम्स होते हैं कि वो उल्टी करता रहेगा, ब्लॉकेज करेगा, किसी का है कि थोड़ा खाने में पेट फूल जाएगा, किसी का है कि सिर्फ ब्लीडिंग होती है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ प्रेजेंटेशन दैट पेशेंट कैन हैव। सर, जैसे आपने मेंशन किया कि नॉनवेज से भी ये कैंसर होता है, तो अभी तो 70 to 80% लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो क्या उनके लिए रिस्क फैक्टर ज्यादा है कंपैरेटिवली? जी बिल्कुल, डेफिनेटली आप सही बोल रहे हैं। कैसा है, नॉनवेज स्पेशली रेड मीट इज डेंजरस। एंड बहुत जगह में देखा गया स्मोक करके खाना बनाते हैं, स्पेशली जो चारकोल पे खाना बनता है, स्पेशली स्मोक फूड, उसमें ये टेंडेंसी या प्रोपेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है।
जैसे कि देखा गया है कि आप ये समझ लीजिए चाइनीज लोग हो गए या कोरियन लोग हो गए, अफ्रीकन लोग हैं, ये ज़्यादा जो खाना खाते हैं या मीट खाते हैं, ये या तो प्रोसेस्ड रहता है या फिर स्मोक करके रहता है जी। ये चीज़ और ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ा देती है। सर अल्कोहल एंड स्मोकिंग ये सब भी काफी ज्यादा इफेक्ट करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। देखिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे आप रिस्क फैक्टर के बारे में पूछे थे, एक और कॉमन रिस्क फैक्टर है, दैट इज हम जो बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, इट इज एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, एंड इसके चलते अल्सर फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। और ये हम बोलते हैं गैस्ट्राइटिस हो रहा है या हार्ट बर्न हो रहा है, बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लोटिंग सेंसेशन है, स्पेशली हार्ट बर्न हो रहा है खाने के बाद और पेट फूल जा रहा है, बहुत कॉमन सिम्टम है जिसमें मिलता है। यूजली ऐसे इसमें इन्फेक्शन डेवलप होकर ग्रेजुअली अल्सर डेवलप होता है। ये अल्सर जो डेवलप होता है ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा, इट टेक्स टाइम, एंड ये अल्सर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन पे रहने पे कैंसर तब्दील होने की संभावना होती है। So what are the tests required? टेस्ट क्या क्या है टू डायग्नोज कि हाँ एक्चुअली द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर? जी, आपने बहुत सही सवाल किया। बेसिकली हर जैसे ये बोलिए एशियन लोगों में एक बोला गया है कि आफ्टर एज ऑफ 35 और 40 आइडियली एक एंडोस्कोपी हर 6 महीने से साल भर में होना चाहिए। यूजली हम लोग जैसा बोलते हैं, हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, ऑलमोस्ट 40-50 पेशेंट्स आते हैं। मोस्टली बहुत सारे पेशेंट्स में सिम्टम रहते हैं कि हार्ट बर्न हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, खाने के बाद टॉक जेल उपचे, ये उनके सिम्टम्स रहते हैं। टॉक डेकोर उपचे, टॉक जेल उपचे, ये जो सिम्टम्स लेके आते हैं, इसमें हम लोग एडवाइस करते हैं कि एक एंडोस्कोपी जरूर किया जाए। एंड वी हैव सीन यू कैन से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मोर देन 60% ऑफ पेशेंट्स व्हिच वी गेट उसमें एंडोस्कोपी करते हैं, उसमें आरयूटी या रैपिड यूरियस टेस्ट हम जो करते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए, वो पॉजिटिव आता है। तो यू कैन से कि प्रोपेंसिटी एच पाइलोरी इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा है। जहां पे इन्फेक्शन की प्रोपेंसिटी इतनी ज्यादा है वहां पे अल्सर फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी, और यही क्रोनिक अल्सर आज नहीं कि एक दिन में होगा। इट डेफिनेटली टेक्स लॉट ऑफ टाइम, could be years of 5 years, 10 years duration, 15 years duration. It may have tendency to form cancer. So जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम अपने सीनियर सिटीजन स्पेशली जो अपने रेगुलर बेसिस पे 6 मंथ्स पे टेस्ट करते हैं फॉर देयर हार्ट ईसीजी एंड ऑल, उसमें एंडोस्कोपी भी उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। आइडियली मैं बोलूंगा वो 6 महीने में करते हैं, एटलीस्ट 1 साल में एंडोस्कोपी करा लेना बेटर है। अगर सिम्टम्स हैं या फिर फैमिली हिस्ट्री है या फिर उनको लगा है कि खाने में दिक्कत आ रही है। बहुत बार होता है कि एल्डरली पेशेंट्स नहीं खा पाते हैं, बहुत बार डाइजेशन में इश्यूज आते हैं या डिसइलेक्ट्रोलीमिया बोलते हैं कि सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, दैट इज वेरी मच कॉमन इन द एल्डरली पेशेंट्स। अगर उसमें रिपीटेड ये चीजें हो रही हैं देन दैट मेक्स एन इंडिकेशन आइडियली एक एंडोस्कोपी उनकी होनी चाहिए टू रूल आउट कि और कोई ब्लॉकेज या और कोई पैथोलॉजी है कि नहीं। सर तो बायोप्सी एंड एंडोस्कोपी व्हाट एक्चुअली रोल दे परफॉर्म इन स्टमक कैंसर? देखिए एंडोस्कोपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एंडोस्कोपी आपको बताता है कि किस तरफ में ट्यूमर है, किस जैसे आपको मैंने बताया स्टमक का एक नॉर्मल आर्किटेक्चर, एक होता है कि फंडस और कार्डियक का पार्ट होता है स्टमक का, फिर बॉडी आता है, फिर आपका एंट्रम आता है, देन पाइलोरस आता है। तो किस लोकेशन पे वो ट्यूमर है, किस लोकेशन पे है, कहाँ पे है, उसका साइज कैसा है, किस तरह का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। बहुत बार होता है कि ट्यूमर एज ए ब्लीडिंग करके प्रेजेंट होता है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इमरजेंसी में जिनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होकर 4 ग्राम हो जाता है या 2 ग्राम हो जाता है, जस्ट याद है कि खून की उल्टियां हो रही है या काला पैखाना जिसको हम मलीना बोलते हैं अपने मेडिकल टर्म्स में, वो प्रजले के प्रेजेंट होते हैं। इन चीजों में यूजुअली हम एंडोस्कोपी जब करते हैं पता चलता है कि कोई ट्यूमर है, ट्यूमर के चलते जैसे अनकंट्रोल ग्रोथ जहाँ हुई है वहाँ पे कोई खून की नस या खून का सिरा जो बन गया है वो बस्ट होकर वहां से ब्लीडिंग हो रही है। तो किस लोकेशन पे है, क्या पोजीशन है, बहुत सारे टाइप्स और वेराइटीज के ट्यूमर होते हैं। जैसे हमारे मेडिकल टर्म में एडिनोकार्सिनोमा, सिग्नेटरी सेल ट्यूमर, बहुत सारी वेराइटीज के ट्यूमर होते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा ट्यूमर लेके प्रेजेंट हुआ है। ये बायोप्सी करना बहुत जरूरी है बिकॉज हर टाइप का ट्यूमर का अलग अलग आउटकम है, उनका प्रेजेंटेशन जैसा रहता है, जिस तरह उनकी पैथोफिजियोलॉजी रहती है, इवन सर्जिकल आउटकम या आगे की कीमोथेरेपी, ये सब प्लानिंग जो रहती है दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्यूमर। तो क्या टाइप है वो पता करने के लिए आपको बायोप्सी करना मस्ट है। विदाउट बायोप्सी यू कैन नॉट लेबल एनी ऑफ द पेशेंट टू हैविंग कैंसर, उसके लिए बायोप्सी मैंडेटरी है। सर आपने ये भी बताया कि फर्स्ट स्टेज जब एक्चुअली होता है कैंसर तब पकड़ में नहीं आता है जी, इट हैपेंस इन सेकंड और थर्ड और द लास्ट स्टेज। तो लेट सिम्टम्स क्या है फॉर स्टमक कैंसर? देखिए फर्स्ट स्टेज में तो आपको डेफिनेटली नहीं पता चलता है क्योंकि सिम्टम्स नहीं मिलते। हाँ सेकंड फेज में बहुत बार जैसे मैं आपको बता रहा था पोजीशन बहुत मैटर करता है। जस्ट
खाने की नली और पाकस्थली का जो जंक्शन दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोयूसोफेजियल जंक्शन, उस एरिया में अगर ट्यूमर ग्रो करेगा डेफिनेटली वो खाने के एरिया में ब्लॉकेज करेगा। खाने के एरिया में ब्लॉकेज होगा तो पेशेंट खाते बराबर तुरंत उल्टी करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि खाना नहीं खा पाते, जस्ट बहुत बार सिर्फ लिक्विड ही कुछ निगोशिएट हो पाते हैं, नहीं खा पाते। सिमिलरली ऐसा भी होता है कि जो बॉडी और एंट्रम वाले एरिया है जहां मैं बोल रहा था ट्यूमर ग्रो होता है, बॉडी में तो हालांकि ज्यादा ये सिम्टम्स नहीं करेगा ऑब्स्ट्रक्शन के, बट पाइलोरस या एंट्रम के एरिया में वो बड़ा सा ग्रोथ बना के वहां पे ब्लॉक कर सकता है आउटलेट को, जहां से खाना आगे निकलता है इंटेस्टाइन के लिए। वो एरिया में अगर ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा, आदमी खाना खाएगा, खाना रहेगा वो नीचे नहीं उतरेगा, उसको लगेगा कि उसका पेट बहुत ज्यादा फूल गया है, खाने की इच्छा कम हो गई है, खत्म हो गई है, खा नहीं पा रहा है, और फिर उसको थोड़ी देर के बाद वॉमिटिंग शुरू होगी। ये रिपीटेड एपिसोड्स चलते रहते हैं, जैसे ऑन एंड ऑफ। ये एक दिन का ड्यूरेशन नहीं होता, ग्रेजुअली थोड़ा वॉमिटिंग होगी, थोड़ा निकल जाएगा। तो बहुत बार पूरी जो ब्लॉकेज होता है कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होने चलते, पार्शियली उससे निकलता रहेगा। तो पेशेंट्स को रहता है कि मैं खा रहा हूं पर मेरा पेट फूल रहा है, डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा सा ब्लोटिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा अनचन जैसा लगता है, डिस्कम्फर्ट सॉर्ट ऑफ लगता है, ये चीजें बनी रहती है। ऐसे में यही रहता है कि जैसे ही उनको चीजें लगे या समझे कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो इमीडिएटली आके रिपोर्ट करें और फर्दर इन्वेस्टिगेट करा के पता करें कहीं कोई प्रॉब्लम अराइज तो नहीं हो रही है। सर कैंसर का स्टेजिंग क्या है? व्हाट आर द स्टेजिंग ऑफ स्टमक कैंसर? देखिए स्टेजिंग डिपेंड करती है ट्यूमर की कितना साइज का ट्यूमर है, उसके आसपास लिम्फ ग्लैंड हम जो बोलते हैं उसमें कितने लिम्फ ग्लैंड इन्वॉल्व हैं, कहाँ तक जा रहा है, प्लस कितना स्प्रेड हुआ है। तो हमारे मेडिकल टर्म हम TNM स्टेजिंग बोलते हैं, ट्यूमर, लिम्फ नोड एंड मेटास्टेसिस। तो उसके ऊपर से डिपेंड होता है उसका फर्दर ट्रीटमेंट किस तरह होगा। जैसे आपको बताया था इनिशियल फेज में ट्यूमर बहुत कम ही मिलते हैं, और आप ये समझ लीजिए कि बहुत बार होता है जस्ट माइनर सिम्टम्स लेकर प्रेजेंट होते हैं, और जो पेशेंट्स एंडोस्कोपी करा लेते हैं तुरंत, उनमें बहुत बार अर्ली डायग्नोस हो पाती है। अदरवाइज मोस्टली जो डायग्नोस होता है दैट इज लेट, जिसमें ब्लॉकेज या फिर ब्लीडिंग या फिर उनका खा रहे हैं पर उतना हेल्थ ग्रो नहीं हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, वीकनेस आ रही है, ये सब सिम्टम्स मिलना शुरू होता है, उनमें ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें इस यूजली सिम्टम्स में आपका कैंसर की स्टेजिंग 2, 3 या डिपेंड करता है, अगर स्प्रेड हो गया तो दैट बिकम्स स्टेज 4। बहुत बार होता है कि पेशेंट ट्यूमर लेके आ रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा ट्यूमर है, ब्लॉक कर दिया है, पाकस्थली पूरा ब्लॉक हो चुका है, खाना नहीं खा पा रहा है, साथ ही साथ लीवर में, लंग्स में, पूरा हर जगह, पेट में हर जगह स्प्रेड कर चुका होता है, जिसके लिए पैलिएटिव केयर हम बोलते हैं। इसमें आप सर्जरी करके उसमें आउटकम ज्यादा कुछ नहीं ले पाते। सर तो सर्जरी का या कीमो रेडियोथेरेपी इसका क्या रोल है इन स्टमक कैंसर? उसमें बहुत बड़ा रोल है। देखिए सबसे बड़ी चीज है, आप कैंसर में हम जैसा बोलते हैं कि कैंसर हुआ है तो कैंसर एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में हुआ, आप उसको काट के निकाल देंगे, बट काट के निकालना इज नॉट द सोल्यूशन। बाद में फिर से रिकर ना हो उसके लिए आपको एंटी कैंसर थेरेपी, एंटी कैंसर सेल्स, कैंसर सेल्स को मारने के लिए एंटी कैंसर थेरेपी लेना जरूरी है। दैट इज नथिंग बट कीमोथेरेपी। अब डिपेंड करता है कौन सा कैंसर है, कैसा है, उस हिसाब से कीमोथेरेपी की चॉइसेस होती हैं। साथ ही साथ अलग अलग ट्यूमर, अलग अलग वैरायटीज होती है जिसमें रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर स्टमक कैंसर में आपको रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़े। कुछ कैंसर रहते हैं जिसमें कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, एंड डिपेंड करता है कि उनकी स्टेजिंग कैसी है। ये सब रहता है कि जब पूरा जो चंक रहता है ट्यूमर का, अलॉन्ग विद जो पूरा स्टमक रहता है, जो काट के निकालते हैं, मेजर सर्जरी करते हैं, वो पूरा लिम्फ नोड्स काट के निकाल के सब डायग्नोस करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा कि कैंसर को स्टेजिंग से पहले सबसे इंपॉर्टेंट आता है उनको डायग्नोस करके इन्वेस्टिगेट करना कितना स्प्रेड किया है। तो उसके लिए एक स्पेशल स्कैन होता है दैट इज कॉल्ड पेट सीटी स्कैन। पेट सीटी स्कैन हमें बताता है कि वो जो ट्यूमर है एक जगह पे लोकेटेड है, पूरे पेट में स्प्रेड हुआ है, बाकी और लिम्फ ग्लैंड में स्प्रेड हुआ है, और कहाँ स्प्रेड हुआ है सारी इंफॉर्मेशन डिटेल देता है। सो वी कैन असेस कि पेशेंट का आउटकम कैसा रह सकता है। अगर मानिए अगर जस्ट लोकली मैं बोलूंगा कि छोटा सा ट्यूमर है, 2 सेंटीमीटर का ही ट्यूमर है और आसपास थोड़ा सा स्प्रेड किया है, तो दैट मीन्स अगर सर्जरी होती है और उसको प्रॉपर कीमोथेरेपी मिलती है और प्रॉपर फॉलोअप में रहता है, देन इट सीम्स टू बी वेरी गुड आउटकम। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर वो पूरा पेट सीटी स्कैन में बता रहा है कि ऑलमोस्ट सब जगह स्प्रेड हुई है, लिम्फ नोड फैली हुई है, दैट मीन्स द आउटकम इट्स नॉट गुड। ऐसे में यूजुअली पैलिएटिव केयर या पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें बहुत बार होता है कि खुद स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पाइप डालते हैं जिससे कि खाना, लिक्विड खाना उससे दे पाए, सो दैट जब तक पेशेंट है या जब तक मेडिकेशन पे चल रहा है तब तक एटलीस्ट फीड वहां से मिल सके। इट्स डिफिकल्ट बट
डिपेंड करता है, जैसा सिनेरियो रहेगा वैसा वर्कआउट करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आगे ही डायग्नोस हो जाए तो काफी बेटर हो जाए जी जी, इसलिए हम लोग सबको बोलते हैं, जैसे हमारे पास पेशेंट जो भी आते हैं अपर एब्डोमेनल डिस्कम्फर्ट या बोलते हैं बेचैनी हो रही है या खाने के बाद रात में सो रहे हैं, सोने के बाद उनको लग रहा है कि नहीं खाना लौट के आ रहा है मुंह में, या बहुत ज्यादा जलन हो रही है, दिक्कत हो रही है। इवन सम ऑफ द पेशेंट्स मेरे जो लास्ट 12 साल के कैरियर में मुझे जो मिले हैं उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि रात में जब सोते हैं उनको कड़वा सा पानी आता है और उसके बाद वो सांस नहीं ले पाते हैं। एंड बहुत बार ऐसा भी हुआ है पेशेंट्स को ये डायग्नोज जो हुआ है, डायग्नोज ऐसा बोल के कर दिया गया है कि जैसे उनको अस्थमा है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सांस लेने में तकलीफ सोच के उनका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या चेस्ट जो भी टेस्ट करते हैं तो चेस्ट फिजिशियन सब इवेल्युएट कर लेते हैं एंड दे लेवल जस्ट इडियोपैथिक अस्थमा, और कुछ नहीं, सिर्फ अस्थमा बोल के उनको लेवल करते हैं। बट वी हैव सीन मेनी पेशेंट जिसमें ये चीजें मिलती हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है कि उनको जस्ट गैस्ट्राइटिस था, उसके चलते ये प्रॉब्लम हुई, और या फिर उनको कैंसर था जिसके चलते रिफ्लक्स हो रहा था, पूरा खाना नीचे नहीं जा पा रहा था और उसके चलते उनको सांस कष्ट होना शुरू हो रहा था। ऐसा भी बहुत बार प्रेजेंटेशन रही है। दैट इज डेफिनेटली अनयूजुअल बट वी हैव सीन दैट पेशेंट्स। सर, ओपन सर्जरी जो होता है उसका क्या रोल है इसमें, या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज बेटर? और देखिए आज के जमाने में वी आर ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 21st सेंचुरी, तो डेफिनेटली आई वुड से कि हर कोई आगे की तरफ जाना चाहता है। एक जमाना था 1990s में लेप्रोस्कोपी के बारे में हार्डली कोई जानता था, हार्डली कोई कुछ करता था, तब चीजें भी नहीं होती थी। अब लेप्रोस्कोपी हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट। हम बोलते हैं कि कोई भी सर्जरी करनी है, जैसे गॉलब्लैडर, अपेंडिक्स, हर्निया, ये सब दिस इज बेसिक सर्जरी जो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ लेप्रोस्कोपी से करना चाहते हैं, और डेफिनेटली उसका आउटकम बहुत अच्छा है। सिमिलरली पहले एक जमाने में होता था कि हम ओपन सर्जरी करते थे, आज की डेट में वो भी लेप्रोस्कोपी की तरफ कन्वर्ट होनी शुरू हो गई चीजें। इवन हम लोग भी अपने सेटअप में करते हैं, ये चीजें लेप्रोस्कोपी में करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। वी कैन गो अहेड विद द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। हाँ, ओपन सर्जरी में डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है पेशेंट्स की। बहुत बार होता है कि अंदर बहुत ज्यादा खराब ट्यूमर है या ब्लीडिंग हो रही है या पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बार हार्ट रिलेटेड इश्यू या लंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिसमें लेप्रोस्कोपी हम जो एयर इंसफलेट करते हैं वो नहीं कर पाते, तो उस सर्कमस्टेंसेस में हम ओपन सर्जरी। सर, तो ये इस केस में क्या लैप्रोस्कोपी कैन बी डन? या डेफिनेटली, व्हाई नॉट, इवन वी हैव डन इट सर्जरी कि आराम से यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। उसमें पूरा जितना ट्यूमर का पार्ट है, जो ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है, कैंसर के प्रिंसिपल के हिसाब से हमें स्टमक का जो पार्ट निकालना रहता है, डिपेंड अपॉन सिनेरियो कहाँ कैसा है कितना है, उस हिसाब से उसका मोमेंटम या लिम्फ नोड्स जो भी क्लियरेंस करना आता है वो आराम से सब लेप्रोस्कोपी में आराम से हो जाता है। जी जी, बिल्कुल। सर, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कि ये ना हो या स्टमक कैंसर की तरफ ना जाए पेशेंट उनके? देखिए मैं बोलूंगा कि प्रिवेंटिव मेजर सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली चीज, जंक फूड बंद करें, प्रोसेस्ड फूड बंद करें, प्रोसेस्ड मीट ये भी बंद करें, कुक्ड फूड या मीट आपने बना के रखा है और उसको 4 दिन 5 दिन 7 दिन बाद खा लें, ये अवॉइड करें। अल्कोहल, द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट हैज टू बी स्टॉप्ड। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या दैट मींस अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है कि कहीं कैंसर कुछ रह चुका है, तो आइडियली आपको फर्दर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराते रहना चाहिए। सर्विस में रहना जरूरी नहीं कि अगर आपकी फैमिली में कैंसर हो तो आपको होगा। देयर इज अ चांस और प्रोबेबिलिटी इज हायर देन द नॉर्मल इंडिविजुअल। फॉर दैट यू हैव टू बी लाइक असेस्ड ऑन अ रेगुलर इंटरवल्स। यूजुअली हम बोलते हैं कि हर साल एक बार अपना चेकअप करा लेना बेटर होता है। Actually, it was really a great knowledgeable life today. Thank you so much for sharing your knowledge with us. Sir, any take-home message हमारे viewers के लिए? मैं यही बोलूंगा कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज, खाने के बाद तुरंत ना सोने जाएं। एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा वॉक करें या रेस्ट कर लें, वो बेटर रहेगा, बट इमीडिएटली सोने ना जाएं। दूसरा, खाने में हैवी फूड अवॉइड करें या नॉनवेज अवॉइड करें। हर कोई हर रोज पार्टीज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होती हैं, पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, जाते हैं, तो ट्राई टू मिनिमाइज और ट्राई टू अवॉइड हैवी मील और रिच मील। मैं बोलूंगा वेजिटेबल्स रहते हैं, सैलड रहते हैं, आई थिंक यू शुड एंजॉय द सैलड, ग्रीन वेजिटेबल्स, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रिंक अवॉइड करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if you have any of the symptoms which I have listed, please contact us, please come down and get investigated. Do not delay that. Okay? So as per sir, please don't panic if you are facing such a problem or you are facing such any risk factors what he said.
Don't panic, come to him to Health World Hospital. He's a great guide and I guess your problems will be solved as soon as possible. Thank you so much, sir, for being with us. And please, as I always say, share the life because one share of yours can save many lives. एक चीज और, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है. So wash your hands, wear masks before going out, stay home, take care. We'll meet in the next life. Thank you so much.